और अब 4 के अलावा में आज की पहली बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, जहां झारखंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा जेपीएससी 2025 में धांधली का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करके परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया गया है। परीक्षा रद्द करके नए सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने की मांग की गई है। मामले की सीबीआई से जांच कराने की भी मांग की गई है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या फिर झारखंड हाईकोर्ट के बाहर के किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र समिति गठित करने की भी मांग है। ये वही सभी मांगे हैं जिन्हें लेकर आज दूसरी बार झारखंड सरकार ने छात्र प्रतिनिधियों से बातचीत की, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन छात्र समूह उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द समाधान निकलेगा, सरकार भी, लेकिन अभी तक तो कोई हल नहीं निकला है। बातचीत हुई है। रांची में 2 दिन में दूसरी बार छात्र नेताओं से मिली सोरेन सरकार। कल पहले दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद आज छात्रों के दूसरे गुट के 8 प्रतिनिधियों को सरकार ने राज्य अतिथि गृह में बातचीत के लिए बुलाया था। आज वार्ता करने गए छात्र अनशन पर बैठे देवेंद्रनाथ महतो के गुट जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच से रहे। छात्रों ने 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने समेत सभी मांगे सरकार के सामने रखी। करीब 2 घंटे चली बैठक में सरकार ने छात्रों की मांगों पर आश्वासन दिया, लेकिन कोई फैसला नहीं किया। इससे पहले कल जेपीएससी जेएसएससी सुधार मंच के तहत छात्रों के 10 प्रतिनिधियों ने सरकार से करीब 1.25 घंटे बातचीत की, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो रिफॉर्म्स चाहते हैं मोस्टली, तो वो उनकी बातें जायज़ हैं, उस पर सरकार गंभीर भी है। एक तो वो बोलते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरा जो है उनका मांग है कि वो 14वीं जो जीपीएससी की जो परीक्षा है वो कैंसिल। उनकी इन सभी बातों को हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया है। कुछ और उनका डॉक्यूमेंट्स है जो आने वाला है, वो आ जाता है तो फिर सरकार इस पर निर्णय लेगी। इस बीच जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और इस बीच झारखंड के युवा मामलों के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा है कि सभी छात्र गुटों से मिलेंगे और ईमेल पर भी छात्रों से सुझाव मांगे गए हैं। सुनवाएंगे, जरा सुनिए। छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी RSUI के लोग हैं, JCM के लोग हैं, ACS के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल ID हम लोग जारी कर रहे हैं, आपसे आग्रह होगा कि इसको जूम करके दिखा दें। jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है, और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं। देखिए, रांची में आंदोलन पर बैठे सभी गुटों के छात्रों की मांगे कमोबेश एक जैसी ही हैं। इनमें सबसे पहली मांग है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए। पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी परीक्षाओं जैसे जेएसएससी, सीजीएल को रद्द किया जाए। सीआईडी की जगह सीबीआई से परीक्षाओं में धांधली की जांच कराई जाए, या फिर राज्य के बाहर के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजेस से जांच कराई जाए। राज्य भर्ती परीक्षाओं में आमूलचूल सुधार किया जाए। जेपीएससी परीक्षाओं के सिलसिले में अब तक 19 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन से 28 जुलाई के बाद से अब तक 4 बार पूछताछ हो चुकी है। और इस बीच दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में जहां विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा, वहीं अब बारी बीजेपी की है, जो रांची में हो रहे आंदोलन को लेकर कांग्रेस को घेर रही है, क्योंकि वो सोरेन सरकार में शामिल है। देखिए, वहां 2-3 समस्याएं हैं, पर मैं वहां की सरकार को बधाई दूंगा, वो समस्याओं का निदान ढूंढ रही है। पहली बात, वहां हिंसा नहीं हुई जंतर मंतर के थे। दूसरी बार सबटाज नहीं हुआ। तीसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की और इन दोनों ग्रुपों ने दुत्कार दिया भाजपा को। चौथी बात, वहां 2 ग्रुप हो गए, एक ग्रुप से कल बात हुई है, एक ग्रुप से आज बात होगी। केंद्र सरकार का काम है, अगर राज्य में कहीं पर कोई आंदोलन चल रहा है तो उसमें राज्य सरकार के साथ खड़ी हो। यहां तो बेशर्मी के साथ केंद्र सरकार आग लगाने में जुटी। छोड़ा है छात्रों का, उसको इंडी अलायंस के लोग पूरी तरह अनसुना कर रहे हैं। दिल्ली में तो बड़ी बयानबाजी करते हैं, प्रयागराज में जाके राहुल गांधी छात्रों की गूंज करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड में खामोश क्यों हैं?
ये देश जानना चाहता है, ये झारखंड के अवाम जानना चाहती है। इनका डबल स्टैंडर्ड है। जो लोग बड़ी बड़ी बयानबाजी जंतर मंतर के लिए कर रहे थे, वो झारखंड के अंदर खामोशी से एक चुप्पी साधे हुए हैं और ये झारखंड और देश की जनता देख रही है। हमारी सहयोगी मीनाक्षी खंडवाल इस समय रांची में छात्रों के अनशन की जगह पर मौजूद हैं। वहां से ताजा हालात पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। वक्त मैं छात्रों के बीच मौजूद हूं क्योंकि ये आंदोलन बातचीत की तरफ भी जा रहा है, लेकिन अभी तक बातचीत बेनतीजा रही है। इस बीच मंत्री ये कह रहे हैं कि आप अपने सुझाव भेजिए और सभी गुटों से बात होगी, लेकिन छात्रों के भीतर जब आप बैठते हैं तो एक जर्नलिस्ट के रूप में ये सवाल मेरे मन में भी होता है कि आखिर कोई आंदोलन पर क्यों बैठता है। जिस समय किसी का पेट कटेगा तो वो आंदोलन पर बैठेगा, जिस समय पर किसी की जमीन बिकेगी तो वो आंदोलन पर बैठेगा, जिस समय पर एक अदद नौकरी जिसके लिए सालों साल किसी अभ्यर्थी ने मेहनत की है और वो नौकरी किसी गैर जरूरी या लेस कॉम्पिटेंट व्यक्ति को मिल जाएगी और जो कैंडिडेट सही है उसको नहीं मिलेगी, तो व्यक्ति आंदोलन पर बैठने को मजबूर होगा। और आज ये पीड़ा मुझे इन सभी छात्रों के भीतर दिखाई दे रही है, जिनके पोस्टर्स में दिखाई दे रही है, इनके चेहरों में दिखाई दे रही है। अभी थोड़ी देर पहले आप एक बात बता रहे थे कि कैसे आप लोगों को अपने ही भीतर के समाज में दिखा कि एक अभ्यर्थी जो शायद उतना कॉम्पिटेंट नहीं था वो एग्जाम निकाल ले गया और आप लोग नहीं निकाल पाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। सभी लोगों के गांव घर में दोस्त लोगों को बहुत किसी को पता है। जैसे हम लोग फ्रेंड लोग साथ में पढ़ते हैं तो कौन ऐसे है जो निकाल सकता कौन नहीं निकाल सकता। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड है, कॉमन फ्रेंड है, वो लगभग लॉकडाउन के टाइम में ग्रेजुएशन में फेल भी हो गया था। उसके बाद किसी तरह ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है, अपने पापा का राशन दुकान चला रहा था। वो अचानक वो किसी को नहीं बताया कि मेरा नौकरी हुआ है, टीबी हुआ है, मेडिकल हुआ है, कुछ भी चीज़। अचानक वो जब प्रखंड कल्याण पदाधिकारी बनता है तब हम लोग को पता चलता है। तो ऐसे तमाम सारे कई सारे एग्जाम्पल इधर उधर आप देखेंगे। वो उसका पापा खुलेआम बोलता है कि मेरा बेटा का 25 लाख में सेटिंग करा है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि बिहार से लड़ करके हमारे तमाम शहीदों ने, बिरसा मुंडा, शिबू सोरेन, सिद्धू कानू, बुद्धू भगत, इन्होंने झारखंड को अलग करने का क्या कारण था? हम लोग क्यों नहीं बिहार के साथ रहे? हम लोगों को लग रहा था कि बिहार के साथ डेवलपमेंट हमारा नहीं हो पा रहा है। हम लोग बिहार से अगर अलग होंगे तो झारखंडियत की बात होगी। झारखंड के गरीब लोग, आदिवासी लोग, हम लोग ही नौकरी करेंगे, हमारे लोगों का विकास होगा। और अगर इस प्रकार से अन्याय हम लोग का ऊपर होगा, जब से झारखंड बना है कोई एक भी एग्जाम नहीं है जिसमें दाग न लगा हो, चाहे जेपीएससी के जा एग्जाम हो, झारखंड सीजीएल हो, सारे। आप लोग इससे पहले भी आंदोलन में बैठे हैं। आप लोग 2024 में जब सीजीएल का एग्जाम हुआ था उस समय हम लोग पुरजोर विरोध किए थे, लेकिन बलपूर्वक हम लोग का एग्जाम दबा दिया गया, लाठीचार्ज किया गया। आंदोलन बहुत बार हुआ है मैम, झारखंड में बार बार दबा दिया जाता है। छात्रों के आवाज को बार बार दबा दिया जाता है। पढ़ाई का क्या फायदा जब क्वेश्चन पेपर ही टेलीग्राम पर मिले। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप लोगों ने बड़े क्रिएटिव नारे रचे हैं, बड़े। कहाँ से ये सब नारे? सच्चाई है, 2023 में टेलीग्राम पे वायरल हो गया था। हम लोग एक फर्स्ट पेपर दिए, दोस्त से एक। तो नारा नहीं सच्चाई है, नारा नहीं ये पीड़ा है। और इसीलिए एनडीटीवी इंडिया भी यहाँ पर छात्रों के बीच जब मौजूद है, हम इनसे इनके घरों में क्या हो रहा है, परिवारों में क्या हो रहा है, यहाँ पर आंदोलन पर बैठे हैं तो घर वाले क्या सोच रहे हैं, ये सभी पूछ रहे हैं। माता पिता को चिंता हो रही है कि आप लोग आंदोलन पर बैठे हैं। पर आने के बाद ही रद्द हुआ था 2023 का। ऐसे ऐसे छात्र हैं ना मैम, जिनके घर का जो इनकम है ना वो 5,000 से भी कम है, 10,000 से भी कम है। वो लोग किसी से पैसे लेकर यहाँ पर आए हैं मैम, कर्ज लेकर आए हैं। ये हम छात्रों का दर्द है मैम। ये मैम कोई भी सरकार हो, हम लोग को ठगने का ही काम की है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सोरेन सरकार पर आरोप है कि वो छात्र आंदोलन को कमजोर करने की साजिश रच रही है। इसी मुद्दे पर बीजेपी की छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रांची में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन निकाला, मुख्यमंत्री निवास तक जाने की कोशिश की। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे पर छात्रों के आंदोलन से रांची का माहौल गर्म है। आज रांची में बारी रही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एबीवीपी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से मुख्यमंत्री निवास तक मार्च निकाला। एबीवीपी ने 14वीं जीपीएससी परीक्षा रद्द करने के आंदोलनकारी छात्रों की मांग को बिल्कुल सही ठहराया। परीक्षाओं में धांधली के मुद्दे को उठाया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीमा आवाज शांतिपूर्वक घेरने जा रही है, हेमंत सोरेन को जगाने का प्रयास कर रही है। लोग एक ही मांग कर रहे हैं और वह मांग है सबसे पहले जेपीएससी परीक्षा को रद्द करो और उसके साथ जो हमारे अभय तिवारी और सौरभ तिवारी जी के द्वारा जितने भी परीक्षा में संलिप्त है उन सभी परीक्षाओं को भी रद्द करना होगा। रांची में छात्रों के आंदोलन का आज 15वां दिन है, लेकिन छात्र प्रतिनिधियों के दो गुटों की सरकार के साथ अलग अलग वार्ता अभी तक सिरे नहीं चढ़ पाई है।
और इस बीच झारखंड हाईकोर्ट ने टीईटी परीक्षा को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से सख्ती जताई है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि 9 साल से झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी परीक्षा क्यों नहीं हुई। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद परीक्षा आयोजित क्यों नहीं कराई गई। कोर्ट ने शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि आदेश का पालन करने पर उनके खिलाफ क्यों न अवमानना के आरोप तय किए जाएं। पिछली सुनवाई के दौरान स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव खुद अदालत में उपस्थित हुए थे। उन्होंने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित कराने का आश्वासन देते हुए कोर्ट से इसके लिए 3 महीने का समय मांगा था। अदालत ने समय दिया, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद जेटीईटी का आयोजन नहीं कराया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब आगे बढ़ते हुए इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा झारखंड सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित गड़बड़ी का मामला। आंदोलन के बीच छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, सीबीआई से जांच की मांग। अकाली दल ने महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को दिया समर्थन। एक दिन पहले सुखबीर बादल ने पीएम मोदी से की थी मुलाकात। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, छात्रों की गूंज कार्यक्रम में होंगे शामिल। युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती का उठाएंगे मुद्दा। T20 मुद्दे पर राहुल गांधी के सवाल का सरकार ने दिया जवाब। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी बोले, अफवाहों पर सवाल पूछना सही नहीं, अगर राहुल के पास कुछ ठोस सबूत है तो बताएं। अगली खबर, प्रयागराज में अब से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कार्यक्रम, छात्रों की गूंज होने वाला है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में इस कार्यक्रम से पहले माहौल बेहद गर्मा चुका है। प्रयागराज में आज शहर में कई जगह राहुल गांधी को लेकर पोस्टर्स भी लगे हुए नजर आए। इन पोस्टर्स में पूछा गया कि राहुल रांची जाने के बजाय प्रयागराज क्यों आए। उधर राहुल गांधी ने कहा है कि वो अपने कार्यक्रम में छात्रों की समस्याएं, पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाएंगे। जो भागकर प्रयागराज आए वो झारखंड जाने से क्यों घबराए। कब आओगे मेरे राहुल, तुम्हें झारखंड बुलाता है। नीट पर हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। प्रयागराज में शोर मचाए, झारखंड पर बोलने से घबराए। जब झारखंड के छात्र मांग रहे न्याय, राहुल प्रयागराज ड्रामा करने क्यों आए। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आज राहुल गांधी के कार्यक्रम, छात्रों की गूंज से पहले ऐसे तमाम पोस्टर बैनर शहर भर में लगे नजर आ रहे हैं, जिनसे सियासी माहौल गर्म हो चुका है। हालांकि ये पता नहीं चला कि ये बैनर किसने लगाए हैं। उधर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम के लिए युवाओं का आह्वान किया। प्रयागराज में रोजगार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूं और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूं कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रोजगार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है। इस बीच प्रयागराज के केपी ग्राउंड में राहुल के कार्यक्रम के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस का दावा है कि 250 से भी ज्यादा शहरों से छात्र कार्यक्रम में शामिल होंगे। दिल्ली के जंतर मंतर और रांची में छात्र आंदोलन के मद्देनजर राहुल के इस कार्यक्रम पर सियासी पार्टियों की भी करीबी नजर है। इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा है। थरूर ने कहा था कि छात्रों की गूंज जैसी मुहिम भी युवाओं के बीच वो असर नहीं डाल पाई जैसी जरूरत थी। हालांकि थरूर ने दिल्ली के छात्र आंदोलन को मोदी सरकार के लिए भी आंख खोलने जैसा बताया है। जेन जी और जेन अल्फा अब सियासत में सक्रिय हो रहे हैं। ये वो बदलती असलियत है जिसे राजनीतिक पार्टियां नजरअंदाज नहीं कर सकती। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ये बयान दिया। बोले कि मोदी सरकार के लिए ये चेतावनी की घंटी रही, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की छात्रों की गूंज जैसी मुहिम भी युवाओं के बीच वो प्रभाव नहीं छोड़ सकी जिसकी उम्मीद थी। Interestingly enough, the issues taken up by the CJP and the Jantar Mantar protesters had been taken up by us earlier. We had a Chhatron Ki Goonj thing, where Rahul Gandhi was addressing students about the paper leaks, about the things. And that didn't resonate, sorry to interrupt, but that didn't resonate as much as this did. Correct. And that's why we need to ask ourselves, what did we fail to do?
Did we fail to listen? Did we fail to tap into the old cliche of having your finger on the pulse of the people? Was our finger missing from the pulse of Gen Z? And that's something we really need to interrogate and solve. बीजेपी ने तुरंत शशि थरूर के बयान को राहुल गांधी की नाकामी का सबूत बता दिया। शशि थरूर हैज एक्सपोज्ड राहुल गांधी। शशि थरूर ने कहा है कि राहुल गांधी के छात्रों के गूंज इवेंट एक फ्लॉप शो है और वो युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। शशि थरूर के बयान को जहां भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ एक मुद्दा बना लिया, वहीं कांग्रेस के तमाम नेता राहुल के साथ खड़े हो गए और कहा कि राहुल ने युवाओं के मुद्दे उठाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जो पोस्टर्स लग रहे हैं प्रयागराज में, उसमें लिखा हुआ है प्रयागराज में वाह और झारखंड के लिए छी। देखिए, शशि थरूर साहब पुराने कांग्रेस के नेता हैं, समय पर नसीहत भी देते हैं, लेकिन उनकी नसीहत कुछ काम नहीं आती, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने से ऊपर किसी को अच्छा पॉलिटिशियन या विद्वान नहीं मानते। मुझे नहीं पता थरूर साहब कब क्या बयान दे देते हैं, लेकिन छात्रों की गूंज का असर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहा है। छात्रों की गूंज का असर अगर उनको लगता है कि असर नहीं हो रहा तो प्रयागराज आ जाएं, प्रयागराज में उनको सब दिखाई देगा। मैं समझता हूँ कि शशि थरूर जी को ये मैं बतलाना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी पिछले 2 सालों से लगातार छात्रों की जो मूलभूत समस्या उनको उन्होंने उठा के रखा है। उन बातों को हमेशा छात्रों को भी जाके कह रहे हैं और हम कोई ग्रॉसरी शॉप नहीं जिसमें फायदे और नुकसान की तरह राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया। राहुल गांधी जी को उनकी पार्टी से ही कई लोग जो है वो कीमती सुझाव देते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी जी सुझाव सुनने और समझने के तो उनकी आदत रह नहीं गई है, इसलिए जो है वो इस तरह के सुझाव जो है वो बेकार हो जाते हैं और राहुल गांधी जी अपने उसी हिट एंड रन के हुड़दंगी हिस्टीरिया में जो है वो घुसे रहते हैं। चार के आलम में छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। अब खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली के सरता बिहार में दर्दनाक हादसा हुआ। नाले के तेज बहाव में बह गया 18 साल का युवक। अंकित का अब तक नहीं मिला कोई भी सुराग। अंकित की तलाश में जुटा है बचाव दल। तो दिल्ली से ये खबर, ये नाला देख रहे हैं आप, इसी में ये 18 साल का युवक बह गया। नाले के तेज बहाव में ये उसकी चपेट में आ गया युवक और बह गया। इसकी तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। बारिश की वजह से नाले इस वक्त भरे हुए हैं और उफनते हुए नाले। देखिए अब पानी की धार। तो दिल्ली के आली विहार में दर्दनाक हादसा हुआ है, एक युवक बह गया है इसमें। आली विहार के इस खुले नाले ने एक परिवार को कभी न भूल पाने वाला दर्द दे दिया। 18 साल का अंकित रोज की तरह नोएडा के दफ्तर से घर लौट रहा था। जल्दी पहुंचने के लिए उसने नाले के पास बनी पुलिया से गुजरते हुए छलांग लगाकर दूसरी ओर जाने की कोशिश की, लेकिन वो सीधे नाले में जा गिरा और पानी के तेज बहाव में बह गया। परिवार ने प्रशासन से संपर्क किया। रात में कुछ गोताखोर आए भी, लेकिन फिर वो सुबह आने की बात बोलकर चले गए। पानी आनी थोड़ा था, चल रहा था। अब बच्चा का चढ़ा है आगे उधर निकलने के लिए, तो पैर फिसल गया है, तो उसी में गिरा है। और कल से मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ, मगर प्रशासन इतना ढीला कर रहा है मेरे बच्चे की। अब धुनाई हो रही है कम से कम 20 घंटे बाद। हादसे के 22 घंटे बाद भी अंकित का कोई सुराग नहीं मिला है। गोताखोर और बचाव दल तलाशी में जुटे हैं। सबसे बड़ी चुनौती नाले का तेज बहाव है। अब सवाल सिर्फ अंकित को तलाशने का नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा का भी है। इतनी खतरनाक जगह पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए गए? तो दिल्ली के आली विहार में जिस जगह यह हादसा हुआ है, हमारी सहयोगी अनुष्का वहां पर पहुंची, वहां उन्होंने जायजा लिया। दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कल एक 18 साल का लड़का जिसका नाम अंकित है, वो जब अपने घर को वापस आ रहे थे ऑफिस से, तभी घर के पास, इसी इलाके के पास जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनका पैर फिसला और वो नाले में गिर गए, जिसके बाद से उनके शरीर का पता नहीं लगाया जा पाया है। उसके बावजूद भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। फिलहाल जो है कई उनके जो बॉडी रिमेन्स है वो यहाँ से नहीं मिल पाए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको इसी सोसाइटी की। आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कोई बैरिकेडिंग्स नहीं है, किसी भी तरीके का कवर नहीं, और इतना बड़ा
बड़ा खुला नाला आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ पर एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 18 साल के अंकित की जान चली गई है। बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ न्यू प्रियंका कैंप के उप प्रधान जी मौजूद है, सीधा उनके पास चलेंगे। ये जो इतना बड़ा खुला नाला है जहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह भी नहीं लगे, कोई फेंसिंग नहीं की, इसके बारे में क्या आपने कभी किसी के सामने कंप्लेन की है? मैम, मैं बहुत सारी जगह कंप्लेन किया, जैसे हमारे यहाँ के अभी विधायक जो है, स्थानीय विधायक अमतुल्ला खान जी है, उनके यहाँ काफ़ी दिनों से वो देखते भी आ रहे हैं। जो पिछले साल भी इस बाढ़ की समस्या से उनसे कहा गया, लेकिन कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया गया इस पे। मैम, हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब कल का वीडियो अगर मैं दिखाऊं ना तो आप भी बोलेंगे जो यहाँ के लोग, दिल्ली जैसे शहर जो कि राजधानी है, हमारे पूरे भारत का राजधानी है, उसमें किस स्थिति में लोग रहते हैं। कहने के लिए कोई भी सरकार बोलते हैं हमने ये कर दिया, लंदन बना दिया, पेरिस में, हर सरकार की बात करता हूँ, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किए जहाँ तक अभी। कितने सालों से यहाँ पर फेंसिंग की समस्या है? ये तो जब से देख रहा हूँ मैं, 26 साल हुआ तब से हो रहा है ये समस्या। तो दिल्ली में जोरदार बारिश के बीच प्रशासनिक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। सड़क की खुदाई के चलते देवली इलाके में भी बड़ा हादसा हुआ। दिल्ली के देवली इलाके का ये मंजर किसी को भी डरा सकता है। जोरदार बारिश और लचर सीवर मैनेजमेंट के चलते ये दीवार ढह गई और यहाँ खड़ी 9 गाड़ियों पर मलबा आ गिरा, जिसके चलते उनका लाखों का नुकसान हो गया। और हादसे से ठीक पहले यहाँ खुदाई भी चल रही थी। स्थानीय लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में पानी की निकासी नहीं हो पाती, हमेशा पानी भरा रहता है और बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं। चला था सीवर का, पूरी गली खोदी गई थी। सीवर का काम चला, एमसीडी वाले काम कर रहे थे, उसकी पानी के भराव से जो दीवार है ये गिरी है और सारी जो गाड़ी है वो सारी डैमेज। ये एक पेड पार्किंग थी। 1500 से 1800 रुपए तक चुकाकर लोग कई सालों से गाड़ियां यहाँ खड़ी करते थे। इस हादसे को लेकर लोग भड़के हुए हैं और एमसीडी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा पिछले कुछ वक्त से एक के बाद एक दर्दनाक हादसों से जूझ रहा है। आज एक बार फिर दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हिमाचल प्रदेश का चंबा एक बार फिर सड़क हादसे के चलते मातम में डूब गया। शनिवार सुबह एक निजी बस चालूज मोड़ के पास बेकाबू हो गई और हादसे का शिकार हो गई। बस पलटते ही चीख पुकार मच गई। चंबा प्रशासन के मुताबिक हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कई यात्रियों की मौत हो गई और 10 से ज्यादा लोग घायल हैं। बस में 18 यात्री सवार थे। खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बस में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। चंबा में बढ़ते सड़क हादसे अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। महज 2 महीनों के भीतर जिले में हुए अलग अलग बड़े सड़क हादसों में 25 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हाल ही में भूस्खलन की चपेट में एक टाटा सुमो आ गई थी, जिसमें 13 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। और अब आगे बढ़ते हुए अपराध की दुनिया से 4 बड़ी खबरों को आपके सामने रख देते हैं, नजर डालिए। 9 साल की बच्ची से रेप और हत्या के आरोपी को सजाए मौत, पालघर कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा। यूपी के बहराइच में बिजली का तार चोरी करने वाले गिरोह से पुलिस की मुठभेड़, 4 आरोपी गिरफ्त में हैं, 1 घायल है। वाराणसी में सलमान ने सन्नी बनकर रचाई शादी, धर्म परिवर्तन के दबाव बनाने पर खुला राज, केस के बाद आरोपी गिरफ्त में। जबकि मध्य प्रदेश के श्योपुर में औचक निरीक्षण करने पहुंचे कृषि विभाग की टीम पर हमला, जान बचाकर भागे कर्मचारी। हर साल की तरह इस साल भी सावन के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। कांवड़ियों पर योगी ने बरसाए हैं फूल। मेरठ में कांवड़ियों का स्वागत किया है योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने। कांवड़ रूट का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया सीएम ने। योगी ने कहा कि जात पात से ऊपर उठकर हो रही है कांवड़ यात्रा। कांवड़ियों ने दिया सामाजिक समता का संदेश। ये आपको जो तस्वीर अब दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब 6 तस्वीरों में कांवड़ियों का जोश देखिए। यूपी के सीएम ने जैसे फूल बरसाना शुरू किया, कांवड़िए जोश से भर गए। इस मौके पर कांवड़िए रंग बिरंगी झांकियों के साथ पहुंचे और मेरठ में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया।
आस्था का अपार समंदर और हर हर महादेव के गूंजते जयकारे। पिछले 9 दिनों से अनवरत अविरल धूप छांव और बारिश में पैदल यात्रा कर रहे शिव भक्तों का उत्साह उस समय चरम पर पहुंच गया जब खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आस्था के इस महाकुंभ में शीश नवाने मेरठ पहुंच गए। सीएम कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो पंखुड़ियों के हर स्पर्श के साथ कांवड़ियों की मीलों लंबी थकान दूर हो रही थी। सीएम ने वहां मौजूद शिव भक्तों का स्वागत किया। पावन कांवड़ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आए हुए सभी कांवड़ यात्रियों का मैं प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूं। सीएम जैसे ही दुल्हेड़ा चुंगी पर बने मंच पर पहुंचे, कांवड़ यात्रा की पूरी तस्वीर बदल गई। फूलों की बारिश के बीच जय श्री राम और हर हर महादेव के उद्घोष से पूरी मेरठ नगरी शिवधाम में बदल गई। अगली खबर, इस साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से फूल नहीं बरसाए, बल्कि उन्होंने गाजियाबाद और बागपत के कांवड़ रूट का जायजा भी लिया है। ये भी देखिए जरा। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने से पहले सीएम योगी ने गाजियाबाद और बागपत के कांवड़ रूट का हेलीकॉप्टर से जायजा लिया। सीएम ने कहा कि कांवड़ यात्रा ने जात पात की दूरियों को कम करते हुए राज्यों की सीमाओं को भी तोड़ दिया है। पैदल यात्रा के दौरान कांवड़िए कई राज्यों से गुजर रहे हैं। शिव भक्त भक्ति के साथ साथ उस समर्पण के, जो सामाजिक एकता का, सामाजिक समता का और राष्ट्रीय एकता का भी उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। सीएम योगी के मेरठ दौरे को लेकर कांवड़ रूट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की निगरानी हुई और 3000 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। सीएम योगी के नेतृत्व में आस्था को मिले अभूतपूर्व सम्मान, सुरक्षा और प्रशासनिक संरक्षण ने इस यात्रा को सामाजिक सशक्तिकरण, समरसता और सांस्कृतिक गौरव के एक महा उत्सव में बदल दिया। उधर जेनजी आंदोलन और परीक्षाओं पर उठे सवालों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से छात्रों से मुखातिब हुए। इस बार मौका था आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह का। पीएम ने छात्रों के जीवन के इस खास मौके पर उन्हें कामयाबी के मंत्र भी बताए। कहा, बदलते दौर में वही जीतेगा जो सीखता रहेगा। आईआईटी दिल्ली का 57वां दीक्षांत समारोह। छात्र आंदोलनों के माहौल में इस समारोह के मुख्य अतिथि बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3000 से ज्यादा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और 500 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स को डिग्री प्रदान करने के इस मौके पर पीएम ने देश की युवा शक्ति को मंत्र दिए। मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से मजाकिया अंदाज में कहा कि आज सभी छात्र दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं, लेकिन उनके मन में भविष्य को लेकर कुछ न कुछ जरूर चल रहा होगा। और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, तो इसके पीछे पुरानी पीढ़ियों की मेहनत और कुर्बानी है। अब आज की चुनौतियां अलग हैं, इसीलिए जिम्मेदारियां भी अलग हैं। क्रिकेटर ऋषभ पंत अब अपने गृह राज्य उत्तराखंड में बसना चाहते हैं और वहां जमीन तलाश रहे हैं। बीती रात उन्होंने सीएम धामी को ट्वीट किया और जमीन दिलाने की अपील की। तो ऋषभ पंत की सीएम से गुहार, पुष्कर सिंह धामी के नाम ये ट्वीट किया। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री से जमीन दिलाने की गुहार, 3 साल से कर रहे हैं कोशिश, ये ऋषभ पंत ने कहा ट्वीट किया। तो धामी ने जमीन दिलाने का भरोसा दिया है, रिप्लाई दिया। फिर सीएम धामी ने ऋषभ पंत के इस
सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट पर उत्तराखंड के गौरव हैं ऋषभ पंत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा ये। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अब वहां बसना चाहते हैं जहां की मिट्टी उन्हें खींच रही है। उत्तराखंड के सीएम के नाम लिखे 2 ट्वीट में ऋषभ पंत ने पहाड़ों पर जमीन दिलाने में मदद करने की अपील की। उत्तराखंड का स्थानीय निवासी होने के नाते मुझे काफी समय हो गया है कि मैं दिल्ली में अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपया इस मामले पर ध्यान दें। 3 साल हो गए हैं, मुझे कोई जमीन नहीं मिली है। तो हमारे राज्य के हैं, यहाँ से उन्होंने बड़ा नाम किया है, राज्य का भी नाम किया है, देश के लिए भी खेले हैं, देश का भी नाम किया है, तो उनका स्वागत है। वो आएंगे, हमारे अधिकारी सब बात करेंगे। ऋषभ पंत ने ट्वीट में ये भी लिखा कि उत्तराखंड में जमीन अधिग्रहण की नीति स्पष्ट नहीं होने की वजह से उनको परेशानी हो रही है। लेकिन खुद सीएम धामी ने पहले ट्वीट किया, फिर ये भरोसा दिया कि ऋषभ उत्तराखंड का गौरव है और सरकार हर तरह से उनकी मदद को तैयार है। वहीं पश्चिमी एशिया के रणनीतिक पटल पर बड़ी कूटनीतिक हलचल देखने को मिली है। खाड़ी में जंग के साए के बीच मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसने खाड़ी के समीकरणों को झकझोर कर रख दिया है। सऊदी अरब के मक्का में एक ऐसा रक्षा समझौता हुआ जिसने खाड़ी देशों के सियासी समीकरणों में भूचाल ला दिया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हाथ मिलाते हुए मक्का ज्वाइंट डिफेंस पैक्ट पर मोहर लगा दी। इस आक्रामक डिफेंस पैक्ट के मुताबिक अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो उसे तीनों देशों पर संयुक्त हमला माना जाएगा। ये समझौता ऐसे वक्त में हुआ जब खाड़ी में तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। सऊदी अरब भी ईरान जंग में शामिल हो चुका है। ईरानी संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य इब्राहिम रजाई ने कहा, सऊदी अरब को ये समझना चाहिए तुर्की पाकिस्तान के साथ कागजी समझौते से सुरक्षा नहीं मिलेगी, जैसे सालों तक अमेरिका को खुश करने से भी सुरक्षा नहीं मिली। अपनी नीतियों में सुधार करे सऊदी अरब, ताकि सुरक्षा के लिए दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना न पड़े। विश्लेषकों का मानना है कि ये समझौता अमेरिका ईरान जंग के बाद क्षेत्र में हो रहे बदलावों का साफ संकेत है और खाड़ी देश अपनी सुरक्षा की नई सिरे से समीक्षा कर रहे हैं। मक्का डिफेंस पैक्ट के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का भी बड़ा बयान सामने आया और इससे कूटनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ चुकी है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि डील पर ईरान की ताकतवर सेना ने दुनिया की सबसे महंगी सेना के सामने अपनी तैयारी, क्षमता और ताकत का प्रदर्शन किया है। जब मुसलमान एकजुट होते हैं तो हम बाहरी लोगों की बुरी नीयत वाली हर चुनौती का डटकर सामना कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ खुद पर भरोसा करें और सच्चे भाईचारे को अपनाएं। आगे बढ़ते हैं। इधर दिल्ली में शुक्रवार को जबरदस्त बारिश हुई और अगस्त के पहले हफ्ते में हुई बारिश ने 15 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। इसके साथ 1 से 7 अगस्त के बीच 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। शुक्रवार को बादलों की न थमने वाली झड़ी थी। दिल्ली में कुछ जगहों पर तो एक दिन में ही 100 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस गया। कल रेड अलर्ट था और मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। महिपालपुर फ्लाईओवर का हाल देखिए, 2 फीट तक पानी भरा था। ऐसे में इस सड़क से गुजरना खतरनाक हो सकता था। एहतियातन रोड का एक हिस्सा बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ से लोग संभल कर आगे बढ़ते रहे। दिल्ली के सदर बाजार का हाल देखिए, गलियां नहर बन गई। कारोबारी और उनके कामगार परेशान दिखे। नगर निगम का अमला जुटा था, पानी निकालने की कोशिशें जारी थी। संगम विहार इलाके में भी हालात बेहद खराब रहे। सुबह की तस्वीरें, लोग जल भराव से जूझते रहे। राजधानी के पौष वसंत कुंज इलाके में भी जल भराव की समस्या दिखी। अलग अलग सड़कों पर बुरा हाल था। दिल्ली के महरौली और संगम विहार इलाके में बारिश के बाद सड़कें पानी में डूब गईं। सुबह होने तक भी हालात ठीक नहीं हुए। हमारी सहयोगी सौम्या ने मौके से जायजा लिया। महरौली बदरपुर रोड पर है और आप देख सकते हैं इस सड़क की हालत। सड़क की दोनों साइड जिस तरीके का जल भराव हुआ पड़ा है,
गाड़ियां फंस चुकी हैं। गाड़ियों की आवाजाही, जो यातायात है वो काफ़ी मुश्किल से हो रही है, क्योंकि सड़क की दोनों साइड काफ़ी इंच तक पानी भरा हुआ है। इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि लोग फुटपाथ से गाड़ियां ला रहे हैं। जो 2 पहिए वाहन हैं वो फुटपाथ से लिए जा रहे हैं, और जो 4 पहिए वाहन हैं उनको यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बसेस यहाँ पे फंस चुके हैं। हमारी मौजूदगी दिल्ली की संगम विहार में है। आप सड़कों की हालत देख सकते हैं, किस तरीके से जल भराव दिखाई दे रहा है। यहाँ पे गाड़ियाँ किस तरीके से निकल रही है, चाहे वो 2 पहिए वाहन हो, चाहे 3 पहिए हो या 4 पहिए हो। रेंग की गाड़ियाँ इस पूरे स्ट्रेच से निकल रही है। आगे बढ़ते हुए अब बात गाजियाबाद की करेंगे, जहां पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में खासकर हालात बिगड़े हुए हैं। डासना, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी और भोजपुर में लोग जगह जगह जल भराव से जूझते रहे। लोनी की बात करें तो वहां हालात बेहद खराब हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। इस पार से उस पार जाना मुश्किल है। पुलिस चौकी के सामने पानी भरा है। सवाल है कि फरियादी चौकी तक कैसे पहुंचेंगे। बगल में अस्पताल भी है। मरीज, तीमारदार और डॉक्टर स्टाफ सब परेशान हैं। ट्रैक्टर जैसी गाड़ियां तो ऐसी सड़क से गुजर जाएंगी। सवाल बाइक और कार चलाने वालों का है, जो इस मुश्किल से जूझ रहे हैं। मौसम की मार अपनी जगह है, जिंदगी रुकती नहीं, तमाम जरूरी काम है। लोग घरों से तो निकलेंगे ही, और फिर इस तरह के मंजर भी पेश आएंगे। परेशानी बड़ों की है। बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, पानी में तैरकर समय बिता रहे हैं। यहाँ भी डूबी सड़क पर कुछ लोग तैरते नजर आए, और बाकी इसी सोच में रहे कि वो इस रास्ते से कैसे गुजरें। इस खबर के साथ ही 4 के अलाम में आज के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। अब आपसे मुलाकात होगी शाम 6:55 पर न्यूज हेडक्वार्टर में, और रात 8:45 पर भारत की बात बताता हूं मैं।